आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो किसी व्यूअर के एक जेन्युइन रिक्वेस्ट से इंस्पायर्ड है। उन्होंने लिखा था, सर, मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन कंपटीशन एग्जाम साइकोलॉजी। मोस्ट स्टूडेंट्स फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग साइकोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। और जब मैंने ये रिक्वेस्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये उन लाखों एस्पिरेंट्स की आवाज है जो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं खुद को टूटता हुआ महसूस करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम साइकोलॉजी की। लेकिन ये वीडियो सिलेबस के बारे में नहीं है, ये टाइम टेबल के बारे में नहीं है, ये शॉर्टकट्स या ट्रिक्स के बारे में भी नहीं है। ये वीडियो उस इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है जो आपके दिमाग में चल रहा है और जो तय कर रहा है कि आप सक्सीड करेंगे या फेल। अगले 2 घंटों में हम आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को खोलेंगे, समझेंगे और फिर से रीबिल्ड करेंगे। ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ इस वीडियो को एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये आपकी प्रेपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रियल रीजन मोस्ट एस्पिरेंट्स फाइल। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आप खुद को दीजिए, मुझे नहीं। जब आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला डर क्या होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे, डर है कि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। डर है कि मेरी इंटेलिजेंस काफी नहीं है। डर है कि दूसरे कैंडिडेट्स मुझसे बेहतर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपको अजीब लगे। जो एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, उनमें से 95% कैंडिडेट्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका आईक्यू कम था। वो इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने कम पढ़ा। वो हारते हैं क्योंकि वो एक गलत साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर के साथ एग्जाम हॉल में जाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर इतना पुराना, इतना बग फिल्ड होता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट वही आता है, फेलियर। डैनियल कानेमन, जिन्होंने ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पर नोबेल प्राइज जीता, उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च में एक चीज प्रूव की। हमारा दिमाग 2 सिस्टम्स पर काम करता है। सिस्टम 1 जो फास्ट है, इमोशनल है, रिएक्टिव है, और सिस्टम 2 जो स्लो है, एनालिटिकल है, कंट्रोल्ड है। अब कंपेटिटिव एग्जाम्स का पूरा डिजाइन ही ऐसा है कि वो आपके सिस्टम 1 को ट्रिगर करे। टाइम प्रेशर, हाई स्टेक्स, फियर ऑफ फेलियर, ये सब आपके इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब आपका इमोशनल ब्रेन कंट्रोल में आ जाता है, तो आपका रैशनल ब्रेन बैकग्राउंड में चला जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जो एग्जाम हॉल में आपके साथ होता है। आपने देखा होगा, घर पर सॉल्व करते हैं तो सब आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घर पर आपका सिस्टम 2 एक्टिव था, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेशर ने आपके सिस्टम 1 को हाईजैक कर लिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई आपकी पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि उनके साथ ये हो रहा है। वो सोचते हैं, मैं नर्वस हूं, मतलब मैं कमजोर हूं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना। और फिर शुरू होता है एक विशियस साइकिल। आप नर्वस होते हैं तो और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि आप नर्वस हैं। आप फियर महसूस करते हैं तो उस फियर से और डर जाते हैं। आप डाउट करते हैं खुद पर, तो वो डाउट और गहरा हो जाता है। और धीरे धीरे आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, आप अपने ओन साइकोलॉजिकल पैटर्न से लड़ रहे होते हैं। मैंने पिछले 15 सालों में हजारों एस्पिरेंट्स से बात की है, और मुझे जो पैटर्न दिखा वो ये था, जो कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं वो नेसेसरीली सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते। वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा आवर्स पढ़ते हो।
लेकिन एक चीज कॉमन होती है उन सब में, वो अपने साइकोलॉजी को समझते हैं। वो जानते हैं कि प्रेशर में उनका दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा। वो ट्रेनिंग करते हैं अपने माइंड को कि कंट्रोल थिंकिंग को कैसे मेंटेन रखें जब सब कुछ केओस में हो। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। लेकिन मैं आपको बताता हूं, करेज अकेले काफी नहीं है। आपको चाहिए साइकोलॉजिकल क्लैरिटी। आपको समझना होगा कि आपका दिमाग किन किन सिचुएशंस में आपको सैबोटाज करेगा। देखिए, एग्जाम प्रिपरेशन को लोग एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज समझते हैं। मुझे केमिस्ट्री याद करनी है, मैथ्स सॉल्व करना है, हिस्ट्री के डेट्स रखने हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि एग्जाम प्रिपरेशन सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल बैटल है। हर रोज जब आप उठते हैं, आपका दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। ये टॉपिक तो बहुत हार्ड है, पहले इजी वाले कर लेते हैं। 10 मिनट फोन देख लेते हैं, फिर फोकस करेंगे। ये सब डिसीजंस लॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल है। और अगर आप इन पैटर्न्स को नहीं पहचानते, तो आप अपनी ही साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज के स्लेव बन जाते हैं। अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट आती है। जो एस्पिरेंट इस बात को समझ जाता है कि फेलियर का मेन रीजन इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है, वो एक फंडामेंटल शिफ्ट कर लेता है। वो ये नहीं पूछता मैं कितना स्मार्ट हूं, वो पूछता है मैं कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करूं कि वो प्रेशर में क्लैरिटी मेंटेन रखे। विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और एक लेजेंडरी साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. एग्जाम का पैटर्न आप नहीं बदल सकते, कंपटीशन लेवल आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बदल सकते हैं। और वही सिंगल फैक्टर है जो आपको एवरेज एस्पिरेंट से अलग करेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि क्लियर कर सकूं। सवाल ये है, क्या मैं साइकोलॉजिकली इतना प्रिपेयर्ड हूं कि जब मेरा दिमाग पैनिक करना चाहे तो मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। जब मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना चाहे तो मैं उसे फोकस में ला सकूं। जब मेरा दिमाग सेल्फ डाउट में डूबना चाहे तो मैं उसे क्लैरिटी में रख सकूं। ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इनका जवाब देने के लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, हाँ, मैं प्रेशर में रैशनल थिंकिंग खो देता हूं। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट ही पहला कदम है चेंज की तरफ। क्योंकि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि प्रॉब्लम बाहर है, सिलेबस में, कंपटीशन में, लक में, तब तक आप विक्टिम बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों आपके अंदर है, उस दिन से आप पर कंट्रोल आ जाएगा। अगले चैप्टर्स में हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल पैटर्न्स आपको रोक रहे हैं, और फिर हम सिस्टमैटिकली उन पैटर्न्स को तोड़ेंगे और नए पैटर्न्स बिल्ड करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, अगर आप फेल हो रहे हैं या डर रहे हैं कि फेल हो जाएंगे, तो इसका कारण आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। इसका कारण है आपका अनट्रेन्ड साइकोलॉजिकल सिस्टम, जो प्रेशर में कोलैप्स कर जाता है। और गुड न्यूज ये है, साइकोलॉजी को ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं। लेकिन पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो एक्सेप्टेंस, वो ऑनेस्टी, वही इस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। चैप्टर 2, द फिक्स माइंडसेट ट्रैप, बाय ट्राइंग हार्ड इजंट इनफ। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, और आप देखिए कि ये आपके साथ हुआ है या नहीं। आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, पूरी मेहनत से दिया है, लेकिन रिजल्ट आता है एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स। उस मोमेंट में आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? ज्यादातर एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है, शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूं,
शायद मेरे अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है जो इस एग्जाम के लिए चाहिए। शायद दूसरे लोग नेचुरली मुझसे बेटर हैं। ये बातें सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इनके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही है वो बहुत डेंजरस है। और इसका नाम है फिक्स्ड माइंडसेट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने अपनी 30 साल की रिसर्च में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि लोगों के दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट, जहां आप मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है, या तो आपके पास है या नहीं है। और दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप मानते हैं कि एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है एफर्ट और लर्निंग के थ्रू। अब यहां ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो ग्रोथ माइंडसेट में है क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा डेंजरस है। समझिए कैसे। फिक्स्ड माइंडसेट में जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप एक्चुअली प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप केपेबल हैं। हर सक्सेस को आप अपने इंटेलिजेंस का एविडेंस मानते हैं, और हर फेलियर को आप अपनी इनएडिक्वेसी का प्रूफ मान लेते हैं। तो एसेंशियली आपकी प्यूरी आइडेंटिटी अटैच्ड हो जाती है रिजल्ट से। माइकल जॉर्डन, जिन्हें ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, उन्होंने एक बार कहा था, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई करियर। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स। 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. अब ये कोट सुनने में मोटिवेशनल लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपी है। माइकल जॉर्डन ने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बनाया। उन्होंने फेलियर्स को डेटा माना, इंफॉर्मेशन माना कि क्या इंप्रूव करना है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाला एस्पिरेंट क्या करता है? वो एक मॉक टेस्ट में फेल होता है और सोचता है, मैं फेलियर हूं। नॉट आई फेल्ड एट दिस टेस्ट बट आई एम अ फेलियर। पहचान गए डिफरेंस? एक एक्शन है, एक आइडेंटिटी है। और जब फेलियर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो आप सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं। आप डिफिकल्ट टॉपिक्स अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि अगर वहां स्ट्रगल हुआ तो आपकी ये फिक्स्ड बिलीफ कंफर्म हो जाएगी कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। आप दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मतलब वो नेचुरली ज्यादा इंटेलिजेंट है और आप कम। मैंने एक एस्पिरेंट को काउंसल किया था कुछ साल पहले। बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन 3 बार एक एग्जाम में फेल हो गया था। जब मैंने उससे बात की तो पता चला हर अटेम्प्ट से पहले वो इतना प्रेशर में आ जाता था कि जिडा हीरो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा होता था, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं प्रूव हो जाऊंगा कि मैं इसके लायक नहीं हूं। देखिए, उसकी प्रॉब्लम प्रेपरेशन की नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने एग्जाम को अपनी वर्थ का मेजर बना दिया था। एग्जाम एक टेस्ट बन गई थी उसकी पूरी एग्जिस्टेंस की। और जब स्टेक्स इतनी हाई हो जाती हैं साइकोलॉजिकली, तो परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाती है। कैरल ड्वेक की रिसर्च में एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने बच्चों को पजल्स दिए, कुछ इजी, कुछ हार्ड। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने इजी पजल्स को पसंद किया, क्योंकि वहां वो सक्सेसफुल फील करते थे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने हार्ड पजल्स को पसंद किया, क्योंकि वहां उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा था। अब अपने आप से पूछिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप किस तरह के टॉपिक्स चूज करते हैं? वो जो आपको ऑलरेडी आते हैं, या वो जो आपको चैलेंज करते हैं? अगर आप कंफर्टेबल टॉपिक्स को रिपीट कर रहे हैं तो ये फिक्स्ड माइंडसेट का सिम्टम है। आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि देखो मुझे ये आता है, इंस्टेड ऑफ मैं वो सीखूं जो नहीं आता। और यहीं पर मोस्ट एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। वो घंटों पढ़ते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली वो सेफ जोन में रहते हैं, क्योंकि अनसेफ जोन, यानी जहां स्ट्रगल है, वहां जाने से डर लगता है,
क्योंकि स्ट्रगल का मतलब है मैं स्मार्ट नहीं हूं फिक्स्ड माइंडसेट के अकॉर्डिंग। लेकिन रियलिटी ये है, स्ट्रगल का मतलब है आप सीख रहे हैं। जब कोई टॉपिक पहली बार में समझ नहीं आता, तो ये आपकी लिमिटेशन नहीं दिखा रहा, ये आपका ग्रोथ एज दिखा रहा है। जहां आप अभी हैं और जहां आप जा सकते हैं, उसके बीच का गैप। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें स्कूल में एवरेज स्टूडेंट माना जाता था। उनके टीचर्स को लगता था कि वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइंस्टाइन की ग्रेटनेस ये नहीं थी कि उनके पास मैजिकल इंटेलिजेंस थी। आइंस्टाइन की ग्रेटनेस ये थी कि वो स्ट्रगल को एम्ब्रेस करते थे। वो सालों साल एक ही प्रॉब्लम पर काम करते रहते थे, विदाउट फीलिंग कि मैं फेलियर हूं। तो अब आप समझिए, जब मैं कह रहा हूं कि ट्राइंग हार्ड इज नॉट इनफ, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क मायने नहीं रखता। मेरा मतलब है कि हार्ड वर्क विद फिक्स्ड माइंडसेट आपको तोड़ देगा, क्योंकि हर सेटबैक आपकी कोर आइडेंटिटी को अटैक करेगा। आपको शिफ्ट करना होगा, आपको रिफ्रेम करना होगा पूरी जर्नी को। ये जर्नी प्रूव करने की नहीं है कि आप केपेबल हैं, ये जर्नी बनने की है केपेबल। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप प्रूव करने की माइंडसेट में होते हैं, तो हर क्वेश्चन आपको जज कर रहा होता है। जब आप बिकम करने की माइंडसेट में होते हैं, तो हर क्वेश्चन आपको ट्रेन कर रहा होता है। सेम सिचुएशन, कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूं कि आप आज से एक एक्सपेरिमेंट करें। अगली बार जब कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगे या कोई मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए, तो ऑब्जर्व कीजिए अपनी फर्स्ट थॉट। अगर थॉट है आई एम नॉट गुड इनफ, तो पकड़ लीजिए उसे और कॉन्शियसली रिप्लेस कीजिए आई हैवंट मास्टर्ड दिस येट, बट आई कैन। येट, ये 3 लेटर्स की एक वर्ड है, लेकिन इसमें पूरा ग्रोथ माइंडसेट समाया हुआ है। मुझे नहीं आता और मुझे अभी तक नहीं आता, दोनों स्टेटमेंट सुनने में सिमिलर हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली बिल्कुल ऑपोजिट है। पहला फाइनलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है। और जब आप ये शिफ्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि फियर कम होने लगेगा, क्योंकि अब आप अपनी फिक्स्ड इंटेलिजेंस डिफेंड नहीं कर रहे, आप अपनी डेवलपिंग एबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब फेलियर थ्रेटनिंग नहीं रही, इंफॉर्मेटिव हो गई। अब स्ट्रगल से बचना नहीं है, इंगेज करना है। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होगा। कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि माइंडसेट चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन हर बार जब आप कॉन्शियसली चूज करेंगे ग्रोथ माइंडसेट को, आप एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होंगे अपने ब्रेन में, और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो समरी में, ट्राइंग हार्ड विद फिक्स्ड माइंडसेट मींस आप एक फ्रैजाइल फाउंडेशन पर बिल्डिंग बना रहे हैं। एक फेलियर और पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। लेकिन ट्राइंग हार्ड विद ग्रोथ माइंडसेट मींस आप एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं, जो हर सेटबैक से और गोजादी और मजबूत होता जाएगा। चॉइस आपकी है, लेकिन अब आप इन्फॉर्म्ड हैं। अब आप जानते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप जानते हैं कि इसे बदला जा सकता है। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ बिजी, व्हाई मोर आवर्स डोंट इक्वल मोर रिजल्ट्स भी। चलिए एक टिपिकल एस्पिरेंट का डे देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ऑनेस्ट रहें खुद के साथ। देखें कि ये आपके साथ कितना मैच करता है। सुबह 6 बजे उठे, फ्रेश होकर 7 बजे तक टेबल पर बैठ गए, बुक्स खोली, फोन साइलेंट मोड पर रखा बगल में, इमरजेंसी के लिए। 30 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन आई, सोचा बस 1 मिनट देख लेते हैं। 5 मिनट सोशल मीडिया पर बीत गए, फिर वापस बुक्स पर अब फोकस टूट चुका था, तो सोचा चलो पहले इजी टॉपिक से शुरू करते हैं, वार्म अप के लिए। फिर उस इजी टॉपिक पर 1.5 घंटा बिता दिया, जो ऑलरेडी अच्छे से आता था। फिर ब्रेक, फोन चेक किया, दोस्तों के स्टडी अपडेट्स देखे, थोड़ा कंपैरिजन हुआ मन में, थोड़ी एंजाइटी आई, चाय पी, वापस बैठे।
अब ये सोचा कि नोट्स बना लेते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 2 घंटे नोट्स बनाने में बीते। कलरफुल पेन्स, हाइलाइटिंग, अंडरलाइनिंग, ब्यूटीफुल नोट्स बने, लेकिन एक्चुअली कुछ नया सीखा नहीं। लंच ब्रेक। पोस्ट लंच थोड़ी ड्राउजीनेस आई। सोचा एक यूट्यूब लेक्चर देख लेते हैं। वो तो पैसिव है, कंफर्टेबल है। 1 घंटे लेक्चर सुना, बीच बीच में फोन चेक करते रहे। लेक्चर खत्म हुआ, लेकिन कितना रिटेन हुआ पता नहीं। शाम हो गई। अब थोड़ी गिल्ट आने लगी कि आज प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई। तो डिनर के बाद रात 10 बजे से फिर बैठे, अब सीरियसली पढ़ने के लिए। लेकिन अब दिमाग थक चुका था। 2 घंटे और फोर्स करके बैठे। 12 बजे सोने गए। अगले दिन खुद को बताया, कल मैंने 15 घंटे पढ़ाई की। मैं मेहनत कर रहा हूं। बास रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन 15 घंटों में एक्चुअली कितनी फोकस्ड, डीप, कॉग्निटिव वर्क हुई? शायद 2 घंटे। बाकी समय साइकोलॉजिकल थिएटर। आप एक्टिंग कर रहे थे कि आप पढ़ रहे हैं, बट योर ब्रेन वॉज एवरीवेयर एक्सेप्ट इन डीप लर्निंग मोड। कैल न्यूपोर्ट, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी बुक डीप वर्क में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दी। हमारी प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल सक्सेस से डिपेंड नहीं करती कितने घंटे हम बिजी रहे, बल्कि कितने घंटे हम डीपली फोकस्ड रहे। डीप वर्क का मतलब है अनडिस्ट्रैक्टेड, कॉग्निटिवली डिमांडिंग, स्किल बिल्डिंग वर्क। शैलो वर्क का मतलब है लॉजिस्टिकल, मेंटेनेंस, लो कॉग्निटिव डिमांड टास्क्स जो इजीली रेप्लिकेबल है। अब प्रॉब्लम यह है कि शैलो वर्क करना साइकोलॉजिकली ईजियर है। नोट्स बनाना ईजियर है नए कॉन्सेप्ट को समझने से। लेक्चर सुनना ईजियर है प्रॉब्लम सॉल्व करने से। ऑलरेडी मास्टर टॉपिक्स को रिवाइज करना ईजियर है वीक एरियाज पर वर्क करने से। और यहीं पर ह्यूमन ब्रेन की एक फंडामेंटल टेंडेंसी काम करती है। वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को चूज करती है। बायोलॉजिकली ये सेंस बनाता है। हमारे एंसेस्टर्स को एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती थी सर्वाइवल के लिए। तो ब्रेन इवॉल्व्ड हुआ ऐसे कि वो अननेसेसरी कॉग्निटिव एफर्ट अवॉइड करे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अगेंस्ट दिस बायोलॉजिकल टेंडेंसी। आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा डिस्कंफर्ट को। एंडर्स एरिक्सन, जिन्होंने 30 साल तक एक्सपर्ट्स को स्टडी किया, म्यूजिशियंस, एथलीट्स, चेस प्लेयर्स, उन्होंने पाया कि एक्सपर्ट्स और एमेट्योर्स में मेन डिफरेंस आवर्स का नहीं है। डिफरेंस है डेलिबरेट प्रैक्टिस का। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है आप स्पेसिफिकली उन एरियाज पर काम कर रहे हैं जो आपकी वीकनेसेस है। आप अनकंफर्टेबल जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप इमीडिएट फीडबैक ले रहे हैं, टेस्ट करके देख रहे हैं कि एक्चुअली समझ आया या नहीं। आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि रियल कॉग्निटिव वर्क मेंटली ड्रेनिंग होता है। अब इसे कंपेयर कीजिए टिपिकल एस्पिरेंट की बिजी शेड्यूल से। वो कंफर्टेबल जोन में आवर्स बिता रहे हैं। वो ऐसे टास्क्स कर रहे हैं जो मेंटली इजी है। वो अवॉइड कर रहे हैं वीकनेस एरियाज को। और इवनिंग में वो काउंट कर रहे हैं कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। लेकिन उन 12 घंटों में एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट कितनी हुई? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मुझे याद है एक स्टूडेंट मेरे पास आया था। उसने बोला, सर, मैं डेली 10 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने उससे पूछा, इन 10 घंटों में से कितने घंटे तुम एक्चुअली अनकंफर्टेबल फील करते हो? कितने घंटे तुम्हारा दिमाग जेन्युइनली टायर्ड होता है? वो थोड़ा सोचा, फिर ऑनेस्ट हुआ, शायद 1 डेढ़ घंटा। बाकी टाइम तो रूटीन वर्क होता है। नोट्स देखना, इजी रिविजन्स, यूट्यूब लेक्चर्स। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब काम यूजलेस है। लेकिन अगर आपकी मेजॉरिटी टाइम शैलो वर्क में जा रही है और माइनॉरिटी टाइम डीप वर्क में, तो आप इल्यूजन में जी रहे हैं। आपको लैग रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप ट्रेडिंग वाटर कर रहे हैं।
बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, बट मूविंग नोवेयर। थॉमस एडिसन ने कहा था, अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। मतलब ज्यादातर लोग रियल अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं क्योंकि वो बिजी होने को एक्चुअल वर्क समझ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉम्पिटिटर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा घंटे बैठता है। आपका कॉम्पिटिटर वो है जो सबसे फोकस्ड घंटे बिताता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो दूसरा पर्सन आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं है। आप खुद अपने कॉम्पिटिटर हैं। आपकी यस्टरडे वाली कैपेबिलिटी बस आपकी टुडे वाली कैपेबिलिटी। अब यहां एक और सटल ट्रैप है। कुछ एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं, थिक है तो मैं भी डीप वर्क करूंगा, बट ज्यादा घंटे। लेकिन रिसर्च बताती है कि डीप वर्क सस्टेनेबल नहीं है कंटिन्यूअसली। एरिक्सन की स्टडी में पाया गया कि इवन वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स मैक्सिमम 4 से 5 घंटे डीप वर्क कर पाते हैं पर डे, क्योंकि उसके बाद कॉग्निटिव फटीग इतनी हो जाती है कि क्वालिटी गिर जाती है। तो रियलिटी चेक। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डेली 12 घंटे डीप, फोकस्ड, कॉग्निटिवली इंटेंस वर्क कर रहे हैं, तो आइदर आप गलत हैं या आप सुपर ह्यूमन हैं। मोस्ट लाइकली आप सेल्फ डिसेप्शन में हैं। बेटर अप्रोच ये है, 3 से 4 घंटे एब्सोल्युटली अनडिस्ट्रैक्टेड, डीपली फोकस्ड, डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल वर्क। बाकी टाइम आप मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, रिविजन्स, लाइट रीडिंग, प्लानिंग। लेकिन खुद को कंफ्यूज मत कीजिए। पता होना चाहिए कि कौन से घंटे एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और कौन से घंटे बस आपको बिजी फील करा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये घंटे डिलिबरेटली चूज कीजिए। सुबह फ्रेश माइंड में रखिए डीप वर्क को, जब आपकी विल पावर हाईएस्ट है, जब आपका कॉग्निटिव एनर्जी मैक्सिमम है। फोन दूसरे कमरे में, इंटरनेट ऑफ। सिर्फ वो टास्क जो आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर रहा है। पहले हफ्ते में शायद आप 20-30 मिनट ही टिक पाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेंड नहीं है सस्टेन्ड फोकस के लिए। लेकिन हर हफ्ते थोड़ा बढ़ाइए। 1 महीने बाद आप पाएंगे कि आप 60 मिनट कंटिन्यूअसली डीप वर्क कर पा रहे हैं। 3 महीने बाद 90 मिनट। और जब ये होगा तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपकी 3 घंटे की डीप वर्क किसी और के 10 घंटे की शैलो वर्क से ज्यादा रिजल्ट्स दे रही होगी। क्योंकि स्किल बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट मास्टरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब डीप कॉग्निटिव एंगेजमेंट से आते हैं, टाइम स्पेंड से नहीं। लास्ट बात, गिल्ट से बचिए। अगर आपने आज सिर्फ 2 घंटे जेन्युइनली फोकस्ड वर्क की, बट वो एक्चुअल डीप वर्क थी, तो आप सेलिब्रेट कीजिए। खुद को पनिश मत कीजिए कि बस 2 घंटे ही पढ़ा, क्योंकि वो 2 घंटे असली थे। वो 2 घंटे आपको आगे एली गए। और उस दिन से खुद को जज मत कीजिए जब आप 10 घंटे बिजी रहे बट एक्चुअली कुछ सीखा नहीं। आवर्स का लॉगबुक रखना बंद कीजिए, कैपेबिलिटीज का लॉगबुक रखिए। आज मैंने क्या नया सॉल्व किया, कौन सी वीकनेस एड्रेस की, कौन सा अनकंफर्टेबल टॉपिक टैकल किया। क्योंकि अंत में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वहां कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने घंटे बैठकर पढ़ा। एग्जाम पूछेगा, क्या आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो? क्या आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी डेवलप हुई है? और वो कैपेबिलिटी डेवलप होती है डीप, अनकंफर्टेबल, डेलिब्रेट प्रैक्टिस से, नॉट फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ बीइंग बिजी। चैप्टर 4, द एनाटॉमी ऑफ एग्जाम, फियर व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड योर माइंड। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं जो मुझे एक एस्पिरेंट ने बताई थी। वो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, प्रिपरेशन भी सॉलिड थी। लेकिन जब भी एग्जाम की डेट नजदीक आती, उसे पैनिक अटैक्स आने लगते। रात में नींद नहीं आती, सीने में जकड़न महसूस होती, हाथ कांपने लगते। और सबसे बुरी बात, वो खुद को कहती कि मैं वीक हूं, इसलिए मुझे डर लग रहा है।
स्ट्रांग लोगों को तो डर नहीं लगता। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा था उसके साथ। और ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं, ये हर उस पर्सन के साथ होता है जो हाई स्टेक सिचुएशंस में होता है। जब आप एग्जाम के बारे में सोचते हैं, खासकर जब डेट नजदीक आ रही होती है, आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अमिगडाला आगे आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। ये हजारों साल से इवॉल्व हुआ है डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए। अब यहां ट्विस्ट ये है, अमिगडाला को फर्क नहीं पड़ता कि डेंजर फिजिकल है या साइकोलॉजिकल। उसके लिए एग्जाम में फेल होना और जंगल में शेर से सामना दोनों थ्रेट्स हैं। और जब अमिगडाला थ्रेट डिटेक्ट करता है, तो वो इमीडिएटली आपके बॉडी में एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस ट्रिगर करता है। सबसे पहले आपकी हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है, वो सिग्नल भेजती है एड्रिनल ग्लैंड्स को। एड्रिनल ग्लैंड्स तुरंत कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करती है आपके ब्लड स्ट्रीम में। और अब शुरू होता है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी सोचती है कि आपको भागना पड़ सकता है या लड़ना पड़ सकता है। आपकी ब्रीदिंग तेज और शैलो हो जाती है, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले मसल्स को। आपकी मसल्स टाइट हो जाती है, एक्शन के लिए रेडी। आपके हाथों में पसीना आने लगता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि अभी खाना डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं है, सर्वाइवल का टाइम है। और सबसे क्रिटिकल, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब शेर सामने हो, तब एनालिटिकल थिंकिंग का टाइम नहीं होता, तब इमीडिएट एक्शन का टाइम होता है। अब समझिए क्या हो रहा है। आपका बॉडी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है, जो हजारों साल पुराना है। लेकिन आप फिजिकली डेंजरस सिचुएशन में नहीं है, आप कॉग्निटिवली चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। आपको भागने या लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन आपका बायोलॉजी एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहा है। वो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर रहा है और फिजिकल एक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यही रीजन है कि एग्जाम हॉल में या मॉक टेस्ट में या कभी कभी तो सिर्फ टफ टॉपिक के सामने बैठने पर भी आप फील करते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा। एक्चुअली बायोलॉजिकली आपका रैशनल ब्रेन पार्शियली शट डाउन हो रहा होता है। डैनियल कानमन इसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं अपनी सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की थ्योरी से। सिस्टम 1 वो फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल थिंकिंग है। सिस्टम 2 वो स्लो, डेलिब्रेट, एनालिटिकल थिंकिंग है। फियर, प्रेशर, टाइम कंस्ट्रेंट, ये सब सिस्टम 1 को एक्टिवेट करते हैं। और सिस्टम 1 जब डोमिनेंट हो जाता है, तो सिस्टम 2 बैकग्राउंड में चला जाता है। यही रीजन है कि घर पर प्रैक्टिस करते हुए आपको सब इजी लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में सेम क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। घर पर आपका सिस्टम 2 पीसफुली काम कर रहा होता है, एग्जाम हॉल में सिस्टम 1 ने कंट्रोल ले लिया होता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट आती है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने। फियर का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फियर एक नेचुरल बायोलॉजिकल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हाई स्टेक्स सिचुएशंस में। प्रॉब्लम यह है कि हम फियर को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। जब आपके हाथ कांपते हैं एग्जाम से पहले, आपका दिमाग कहता है मैं वीक हूं। जब आपका हार्ट तेज धड़कता है, आपका दिमाग कहता है मैं रेडी नहीं हूं। जब आपको ब्रीथ लेने में डिफिकल्टी होती है, आपका दिमाग कहता है मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली ये सब इंटरप्रिटेशंस गलत है। फियर का मतलब वीकनेस नहीं है। फियर का मतलब है कि आपका बॉडी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। फियर का मतलब है कि आप केयर करते हैं आउटकम के बारे में। अगर आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, तो एक्चुअली वो कंसर्न का विषय होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ये एग्जाम आपके लिए मैटर ही नहीं करता। जोसेफ लेडू
जो फियर और एंजाइटी के लीडिंग न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च बताती है कि फियर रिस्पॉन्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये हार्डवायर्ड है, लेकिन हम अपने रिलेशनशिप को फियर के साथ बदल सकते हैं। मैं एक ओलंपिक एथलीट की स्टोरी सुनाता हूं, माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उनके कोच बॉब बोमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि फेल्प्स को भी कंपटीशन से पहले नर्वस होता था, लेकिन बोमन ने उन्हें सिखाया कि नर्वसनेस को इंटरप्रेट करें एनर्जी के रूप में, वीकनेस के रूप में नहीं। तो जब फेल्प्स को रेसिंग हार्टबीट फील होती थी, वो खुद से कहते, माई बॉडी इज प्रिपेयरिंग मी टू परफॉर्म, दिस एनर्जी विल हेल्प मी स्विम फास्टर। सेम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कंप्लीटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, और वो इंटरप्रिटेशन बदल देता था पूरे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो मैं भी खुद को बोलूंगा कि डर तो एनर्जी है, लेकिन डर तो फिर भी लगेगा ना? हाँ, बिल्कुल। और यही तो मैं कह रहा हूं, डर लगना नॉर्मल है, नेचुरल है, एक्सपेक्टेड है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको डर लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप डर के डर में रह रहे हैं। फियर ऑफ फियर, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। आप डरते हैं कि आपको डर लगेगा, और फिर वो डर और बढ़ जाता है। आप पैनिक करते हैं कि आप पैनिक कर रहे हैं, और पैनिक इंटेंसिफाई हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। इसे तोड़ने का तरीका है एक्सेप्टेंस। ये नहीं कि आप फियर को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, बल्कि ये कि आप एक्सेप्ट करें कि फियर प्रेजेंट है, और फिर भी आप काम करें। विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सरवाइव करके आए और फिर दुनिया के ग्रेटेस्ट साइकेट्रिस्ट्स में से एक बने, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। जिस चीज से आप डरते हैं, उसे अवॉइड करने की बजाय उसकी तरफ मूव करो। एस्पिरेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है, अगर आपको मॉक टेस्ट से डर लगता है क्योंकि वहां आपको अपनी वीकनेसेस फेस करनी पड़ती है, तो और ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको किसी डिफिकल्ट टॉपिक से डर लगता है, तो उसी टॉपिक को टैकल कीजिए सबसे पहले, क्योंकि जब आप फियर की प्रेजेंस में भी एक्शन लेते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक नया मैसेज भेज रहे होते हैं, दिस फियर इज नॉट डेंजरस, आई कैन फंक्शन डिस्पाइट इट। और धीरे धीरे आपका अमिगडाला रिकैलिब्रेट होने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे एक्सटिंक्शन लर्निंग कहते हैं। जब आप रिपीटेडली फेस करते हैं एक फियर्ड सिचुएशन को, और पाते हैं कि एक्चुअली कोई कैटास्ट्रोफी नहीं हुई, तो आपका ब्रेन सीखता है कि ये सिचुएशन उतनी थ्रेटनिंग नहीं है जितना वो सोच रहा था। अब यहां एक प्रैक्टिकल टेक्निक मैं आपको बताता हूं, जो इमीडिएटली काम करती है जब आप फियर रिस्पॉन्स में होते हैं। इसे फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं, और स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन ने इसे एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है। जब आपको लगे कि पैनिक आ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो ये करें, 2 क्विक इनहेल्स थ्रू योर नोज, फिर एक लॉन्ग एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इसे 3-4 बार रिपीट करें। क्या होता है इससे? आपका डायफ्राम फुली एंगेज हो जाता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्रॉपरली, और ये सिग्नल भेजता है आपके वेगस नर्व को कि सिचुएशन सेफ है। वेगस नर्व एक्टिवेट होने पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होता है, जो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली काम कर देता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। ये कोई मैजिक नहीं है, प्योर बायोलॉजी है। और बेस्ट पार्ट, ये आप कहीं भी कर सकते हैं, इवन एग्जाम हॉल में। तो अब समराइज करते हैं। फियर जब आता है प्रिपरेशन या एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, 1, ये रिकॉग्नाइज करिए कि ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। आपका बॉडी थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको। लॉजिकल नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल है। 2, फियर को इंटरप्रेट करिए रेडीनेस के रूप में, इनएडिक्वेसी के रूप में नहीं। माई बॉडी इज प्रिपेयरिंग मी वर्सेस आई एम नॉट केपेबल। 3, फियर की प्रेजेंस में भी एक्शन लीजिए।
Exposure gradually reduces fear response. Avoidance strengthens fear response. 4. Physiological tools use कीजिए. Breathing exercises, grounding techniques directly address the biological response. 5. और सबसे इंपॉर्टेंट ये, फियर को एनिमी मत मानिए. फियर को मानिए एक कंपेनियन के रूप में जो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि आप कुछ मीनिंगफुल अटेम्प्ट कर रहे हैं. कंफर्टेबल, सेफ, लो स्टेक्स सिचुएशंस में फियर नहीं आता. फियर आता है तब जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. तो कुछ हद तक फियर का प्रेजेंस एक्चुअली एक इंडिकेटर है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं. मैं वापस आता हूं उस लड़की की स्टोरी पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था. जब हमने उसकी सेशंस में यह समझा कि पैनिक अटैक्स एक्चुअली सिर्फ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, कोई इंडिकेशन नहीं उसकी कैपेबिलिटी की, तो उसमें एक शिफ्ट आया. अगली बार जब उसे हार्ट रेसिंग फील हुआ, उसने खुद से कहा, माया मिग्डेला इज डूइंग इट्स जॉब. ठीक है, लेट इट बी, आई विल डू माई जॉब एनीवे. और गेस व्हाट, उसने वो एग्जाम क्लियर किया. नॉट क्योंकि उसका फियर चला गया, बट क्योंकि उसने सीख लिया था फियर के साथ ऑपरेट करना. तो अगली बार जब आपको एग्जाम फियर लगे, रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं. ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है. और बायोलॉजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं. और अल्टीमेटली वही मायने रखता है. चैप्टर 5, सेल्फ डाउट एंड द इनर सैबोटेयर. अब हम बात करते हैं शायद सबसे इंसीडियस साइकोलॉजिकल एनिमी की, सेल्फ डाउट. और मैं जानबूझकर यूज कर रहा हूं वर्ड इंसीडियस क्योंकि फियर तो बाहर से दिख जाता है. फियर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट, वो क्वाइटली, साइलेंटली, धीरे धीरे आपके अंदर घर कर लेता है. और जब तक आप रियलाइज करते हैं, तब तक वो आपकी प्यूरी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को खोखला कर चुका होता है. मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं और आप चेक करिए कि ये आपके साथ होता है या नहीं. आप सुबह उठते हैं, डिसाइड करते हैं कि आज प्रोडक्टिव डे होगा. ब्रेकफास्ट करके बैठते हैं पढ़ने. पहला टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट रीडिंग में पूरा समझ नहीं आता. सेकेंड रीडिंग करते हैं, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर रहते हैं. और अब एक आवाज आती है आपके दिमाग में, ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा. शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, शायद मेरी ग्रास्पिंग पावर कम है. देखो दूसरे लोग कितनी इजीली सीख लेते हैं. फिर आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई पीयर अपनी अचीवमेंट पोस्ट की है. फिर वो आवाज, वो इतना आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मैं कभी कैच नहीं कर पाऊंगा. मॉक टेस्ट देते हैं, एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आते हैं. फिर वही आवाज, मेन इतना पढ़ा फिर भी ये रिजल्ट, क्लियरली मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए. ये आवाज, ये इनर वॉइस जो कॉन्स्टेंटली आपको डाउट करा रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, अंडरमाइन कर रही है, ये है आपका इनर सैबोटियर. और सबसे डेंजरस बात, ये आवाज आपकी अपनी है, तो आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि ये सच बोल रही है. लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये आवाज ट्रूथ नहीं बोल रही, ये फियर बोल रहा है, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बोल रहा है. ये वो पार्ट है आपके दिमाग का जो आपको डिसअपॉइंटमेंट से बचाना चाह रहा है. कैरल ड्वेक की रिसर्च में एक फैसिनेटिंग इंसाइट है. उन्होंने पाया कि सेल्फ डाउट सबसे ज्यादा उन लोगों में होता है जो फिक्स माइंडसेट में होते हैं. क्यों? क्योंकि फिक्स माइंडसेट में हर स्ट्रगल एक एविडेंस बन जाती है कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है. जब आप सोचते हैं कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, तो हर डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली मीन करती है, यहां मेरी इंटेलिजेंस की लिमिट है. लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं, तो डिफिकल्टी मीन करती है, यहां मुझे और एफर्ट लगाने की जरूरत है. अब यहां एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग समझते हैं. सेल्फ डाउट एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है. साउंड स्ट्रेंज? समझिए कैसे.
जब आपको डर लगता है कि आप फेल हो सकते हैं, तो आपका माइंड एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है। अगर मैं खुद को पहले से ही कन्विंस कर लूं कि मैं सक्सीड नहीं कर सकता, तो एक्चुअल फेलियर आने पर उतना दर्द नहीं होगा। ये प्रिएम्प्टिव प्रोटेक्शन है। आप अपने आप को रिजेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय रिजेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि अब आप अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप पूरी तरह ट्राई करोगे और फेल हो गए, तो कंक्लूजन होगी, मेरी बेस्ट एफर्ट भी काफी नहीं थी। बट अगर आप हाफ हार्टेडली ट्राई करोगे और फेल हो गए, तो आप खुद को बता सकते हैं, एक्चुअली मैंने पूरी कोशिश की ही नहीं थी। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ हैंडीकैपिंग कहते हैं। आप डेलिबरेटली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं ताकि फेलियर के लिए कोई एक्सटर्नल एक्सक्यूज हो। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात जागते हैं। कभी सोचा क्यों? कॉन्शियसली वो कहेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लेकिन सबकॉन्शियसली अगर वो फेल हो गए, तो वो कह सकते हैं, यार मैं सोया ही नहीं था प्रॉपर्ली, इसलिए नहीं हुआ। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बेहद सटल है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल, और सेल्फ डाउट इन सब का फाउंडेशन है। अब मैं आपको एक और डायमेंशन बताता हूं सेल्फ डाउट का। इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये टर्म पॉपुलराइज किया था साइकोलॉजिस्ट पॉलिन क्लांस और सूजन आइम्स ने 1978 में। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब है, डिस्पाइट एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, आप फील करते हैं कि आप फ्रॉड हैं, कि आपकी सक्सेस लक थी, हार्डवर्क नहीं, कि कभी भी लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप उतने केपेबल नहीं है जितना लग रहा है। एस्पिरेंट्स में ये बेहद कॉमन है। आप अच्छा स्कोर करते हैं एक मॉक में, लेकिन सोचते हैं ये तो इजी पेपर था। आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं क्विकली, तो सोचते हैं शायद ये कॉन्सेप्ट ही सिंपल था, मैं नहीं समझा। दूसरे लोग अगर आपकी प्रेस करें आपकी प्रिपरेशन की, तो आप सोचते हैं इन्हें पता नहीं मैं एक्चुअली कितना स्ट्रगल कर रहा हूं। माया एंजेलू, जो इतनी अकॉम्प्लिश्ड राइटर थी, उन्होंने कहा था, आई हैव रिटन 11 बुक्स, बट ईच टाइम आई थिंक, ओ दे आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ। आई हैव रन अ गेम ऑन एवरीबडी एंड दे आर गोइंग टू फाइंड मी आउट। अगर माया एंजेलो को इम्पोस्टर सिंड्रोम था, तो समझिए कितना कॉमन है ये फीलिंग। लेकिन यहां क्रिटिकल इंसाइट ये है, इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्चुअली इंडिकेट करता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं, तब डाउट नहीं होता। डाउट तब होता है जब आप कुछ न्यू, चैलेंजिंग, अनफेमिलियर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो पैराडॉक्सिकली सेल्फ डाउट की प्रेजेंस एक्चुअली मीन करती है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सेल्फ डाउट को ट्रूथ मान लेते हैं और एक्शन लेना बंद कर देते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप सेल्फ डाउट के साथ कैसे डील करें? पहला स्टेप, सेपरेशन। आप और आपके थॉट्स अलग अलग चीजें हैं। मुझे डाउट हो रहा है और मैं इनएडिक्वेट हूं, ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं। पहला एक एक्सपीरियंस है जो आ रहा है और जा रहा है। दूसरा एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक टेक्निक है, डिफ्यूजन। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स से थोड़ी डिस्टेंस क्रिएट करें। जब नेगेटिव थॉट आए, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो उसे ऑब्जर्व करें ऐसे, मेरा दिमाग सोच रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। सटल डिफरेंस लगती है, लेकिन साइकोलॉजिकली ह्यूज इंपैक्ट है। पहले केस में आप थॉट के साथ फ्यूज्ड हैं, आप और थॉट एक है। दूसरे केस में आप ऑब्जर्वर हैं थॉट के। और जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली रियलाइज करते हैं ये सिर्फ एक थॉट है, नेसेसरीली ट्रूथ नहीं। रूमी, जो 13वीं सेंचुरी के पर्शियन पोएट थे, उन्होंने ब्यूटीफुली कहा था, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। मतलब आप वो नहीं है जो आपका माइंड आपको बताता है, आप उससे कहीं ज्यादा वास्ट है। दूसरा स्टेप, एविडेंस। सेल्फ डाउट हमेशा सिलेक्टिव होता है।
वो आपकी फेलियर्स को मैग्नीफाई करता है और सक्सेसेस को मिनिमाइज। तो कॉन्शियसली आपको बैलेंस करना पड़ता है। एक जर्नल रखिए, हर दिन लिखिए 3 चीजें जो आपने अच्छी की। डजेंट मैटर कितनी स्मॉल है। आज मैं समय पर उठा, आज मैंने एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, आज मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया डिस्पाइट फीलिंग लाइक इट। ये जर्नल आपके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस बनता है कि आप केपेबल है। जब सेल्फ डाउट अटैक करे तो आप इस जर्नल को पढ़ सकते हैं। ये आपको रिमाइंड कराएगा, मेरा माइंड जो कह रहा है वो पूरी पिक्चर नहीं है। तीसरा स्टेप, कंपैशन। जब आप खुद पर डाउट करें तो खुद से वैसे बात कीजिए जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से करते। अगर आपका दोस्त आपसे कहे, मुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे, देख, तू केपेबल है। हाँ, डिफिकल्ट है, लेकिन तू सीख सकता है, एक स्टेप एट अ टाइम। लेकिन जब खुद पर बारी आती है तो हम क्या करते हैं? तू लूजर है, तू कभी नहीं कर पाएगा, तू बेकार है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? रिसर्च बताती है कि सेल्फ कंपैशन एक्चुअली इंप्रूव करता है मोटिवेशन और रेजिलियंस को। जब आप अपने साथ काइंड होते हैं तो आप फेलियर से ज्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। जब आप अपने साथ हाश होते हैं तो आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब एक डीपर साइकोलॉजिकल इंसाइट। सेल्फ डाउट कभी पूरी तरह जाता नहीं है। इवन वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स को डाउट होता है। डिफरेंस ये है कि वो डाउट के होने के बावजूद काम करते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड, जो एक सक्सेसफुल ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक द वॉर ऑफ आर्ट में लिखा है, द मोर इंपॉर्टेंट अ कॉल और एक्शन इज टू आवर सोल्स एवोल्यूशन, द मोर रेजिस्टेंस वी विल फील टुवर्ड परस्यूइंग इट। मतलब जितना इंपॉर्टेंट है काम, उतना ज्यादा टर्नल रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा डाउट होगा। तो जब आपको इंटेंस सेल्फ डाउट फील हो एग्जाम प्रिपरेशन में, तो ये एक्चुअली इंडिकेटर है कि ये प्रिपरेशन आपके लिए डीपली मीनिंगफुल है। अगर मतलब नहीं रखता तो डाउट भी नहीं होता। फाइनल पॉइंट, सेल्फ डाउट अक्सर कंपैरिजन से फ्यूल होता है और वो हमारा अगला चैप्टर है। लेकिन यहां बस इतना कह दूं, आपका जर्नी यूनिक है। किसी और की टाइमलाइन, किसी और की पेस, किसी और की स्ट्रैटेजी, ये सब इरेलीवेंट है आपके कॉन्टेक्स्ट में। मैंने अपने 15 सालों में ये देखा है, जो एस्पिरेंट्स क्लियर होते हैं वो नेसेसरीली वो नहीं होते जिन्हें कभी डाउट नहीं हुआ। वो होते हैं जिन्होंने डाउट के प्रेजेंस में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, जिन्होंने इनर सैबोट्योर की आवाज सुनी, एक्नॉलेज की और फिर अपना काम जारी रखा। क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ डाउट एक फीलिंग है और फीलिंग्स चेंज होती रहती है। लेकिन आपका कमिटमेंट, आपका एफर्ट, आपकी कंसिस्टेंसी, ये आपके कंट्रोल में है, इंडिपेंडेंट ऑफ फीलिंग्स। तो अगली बार जब वो आवाज आए, तू नहीं कर पाएगा, तो बस इतना कहिए, शायद, शायद नहीं, लेकिन मैं ट्राई तो करूंगा। टुडे आई डू माई वर्क, डाउट की प्रेजेंस के बावजूद। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि डाउट की वॉल्यूम कम होने लगेगी। नॉट क्योंकि आपने उसे फाइट किया, बल्कि क्योंकि आपने उसे इरेलीवेंट बना दिया अपने एक्शन से। चैप्टर 6, द कंपैरिजन ट्रैप। बाय वॉचिंग अदर्स डिस्ट्रॉयज योर प्रिपरेशन। अब हम आते हैं शायद मॉडर्न एस्पिरेंट की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर, कंपैरिजन। और ये प्रॉब्लम पहले के जनरेशन्स में इतनी सिवियर नहीं थी जितनी आज है। क्यों? क्योंकि आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास कांस्टेंट रियल टाइम अपडेट्स हैं कि आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं। और ये क्रिएटिंग है एक टॉक्सिक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है हजारों एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन। मैं आपको एक टिपिकल डे बताता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके साथ भी होता है। सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं जहां सारे एस्पिरेंट्स हैं। कोई पोस्ट करता है, आज सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं, ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट।
आपके दिमाग में क्या आता है? ओह नो, मैं अभी 7 बजे उठा, मैं ऑलरेडी पीछे हूं। ब्रेकफास्ट करके बैठते हैं, पढ़ने। थोड़ी देर में ब्रेक लेते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं। एक इन्फ्लुएंसर पोस्ट करता है, क्लियर्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद AIR 23। हियर्स माई स्ट्रैटेजी। कमेंट्स पढ़ते हैं, सब उसकी प्रेस कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या आता है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया और मैं तीसरी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा हूं। क्लियरली मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। दोपहर को यूट्यूब खोलते हैं, एक वीडियो देखते हैं, हाउ आई स्टडी 15 आवर्स डेली। आपके दिमाग में क्या आता है? ये 15 घंटे पढ़ रहा है और मैं बैरली 8 घंटे मैनेज कर पा रहा हूं। मैं डेडिकेटेड इनफ नहीं हूं। इवनिंग को एक फ्रेंड कॉल करता है, यार मैंने ये बुक फिनिश कर ली, अब अगली शुरू कर रहा हूं। आपके दिमाग में क्या आता है? ये इतनी फास्ट रीड कर रहा है, मेरी रीडिंग स्पीड कम है, मैं स्लो हूं। रात को सोने से पहले फिर फोन चेक करते हैं। लिंक्डइन पर समवन पोस्ट्स, ग्रेटफुल टू अनाउंस दैट आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट। आपके दिमाग में क्या आता है? सब लोग क्लियर कर रहे हैं, बस मैं ही रह गया हूं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और अब देखिए क्या हुआ। पूरे दिन में आपने अपनी प्रिपरेशन पर फोकस नहीं किया, आपने फोकस किया दूसरों की प्रोग्रेस पर। आपने मेजर किया खुद को दूसरों के अगेंस्ट और हर कंपैरिजन में आप खुद को इंफीरियर पाया। लेकिन यहां सबसे बड़ी आयरनी ये है, वो सारे लोग जिनसे आप कंपेयर कर रहे थे, शायद वो भी उसी ट्रैप में फंसे हुए थे। वो भी किसी और से कंपेयर कर रहे थे और असल में कोई भी जेन्युइनली फोकस्ड नहीं था अपनी प्रिपरेशन पर। थियोडोर रोजवेल्ट ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। लेकिन एस्पिरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन सिर्फ जॉय ही नहीं चुराता, वो चुराता है फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल एजेंसी। साइकोलॉजिकल एजेंसी का मतलब है आपका सेंस ऑफ कंट्रोल अपनी जर्नी पर। जब आप कंपैरिजन मोड में होते हैं तो आप अपनी एजेंसी खो देते हैं, क्योंकि अब आपकी सेल्फ वर्थ डिपेंड कर रही है दूसरों के परफॉर्मेंस पर, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कैरल ड्वेक की रिसर्च फिर से रेलेवेंट हो जाती है यहां। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ज्यादा कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए इंटेलिजेंस रिलेटिव है। मैं स्मार्ट हूं का मतलब है मैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूं, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली वेरीफाई करना पड़ता है कि वो हायरार्की में कहां है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उनके लिए डेवलपमेंट एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं। मैं इंप्रूव कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट किसी और के कंपैरिजन की जरूरत नहीं रखता। आप मेजर कर रहे हैं अपने आज को अपने कल के अगेंस्ट। अब यहां साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स समझिए कंपैरिजन की। जब आप किसी को बेटर परफॉर्म करते देखते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक नैरेटिव क्रिएट करता है, और ये नैरेटिव हमेशा फ्लॉड होता है। आप देखते हैं उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आप सोचते हैं वो नेचुरली टैलेंटेड है। लेकिन आप नहीं देखते उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या थी, उसने कितने साल की ग्राउंड वर्क की थी पहले, उसके कितने फेलियर्स हुए थे दूसरी चीजों में। आप देखते हैं वीओ 15 घंटे पढ़ता है, आप सोचते हैं मेरा विल पावर कम है। लेकिन आप नहीं देखते वो एक्चुअली 15 घंटे फोकस्ड पढ़ रहा है या सिर्फ बैठा है। उसका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है? वो बर्नआउट की एज पर तो नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं वो केयरफुली क्यूरेटेड हाईलाइट रील है। कोई अपनी स्ट्रगल्स, डाउट्स, ब्रेकडाउन्स पोस्ट नहीं करता, सब अपने विंस पोस्ट करते हैं। तो आप एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर के बेसिस पर खुद को जज कर रहे हैं। सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जो लियोन फेस्टिंगर ने 1954 में प्रपोज की थी, बताती है कि ह्यूमंस नेचुरली कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से। ये हमारा इनहेरेंट टेंडेंसी है। लेकिन डिजिटल एज में
ये टेंडेंसी डिस्ट्रक्टिव हो गई है क्योंकि कंपैरिजन अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हो गई है। पहले के जमान में आप कंपेयर करते थे अपने इमीडिएट सर्कल से, क्लासमेट्स, नेबर्स, और आप रियलिटी देखते थे, अनफिल्टर्ड, कंप्लीट। आज आप कंपेयर कर रहे हैं लिटरली हजारों लोगों से अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, और आप देख रहे हैं फिल्टर्ड क्यूरेटेड वर्जन्स। अब प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होती है इसकी आपकी प्रिपरेशन पर? एक, कॉग्निटिव एनर्जी ड्रेन। हर बार जब आप किसी को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, आपका ब्रेन एनर्जी स्पेंड करता है उस कंपैरिजन को प्रोसेस करने में, इमोशनल रिएक्शन को हैंडल करने में। वीओ एनर्जी आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन में जा सकती थी। डू, मोटिवेशन का रॉन्ग सोर्स। अगर आपका मोटिवेशन है मुझे उससे बेटर करना है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये फ्रेजाइल है। जब वो पर्सन आपसे आगे निकलेगा, विच इज इनएविटेबल एट सम पॉइंट, तो आपका मोटिवेशन कलैप्स हो जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, मुझे इंप्रूव करना है क्योंकि मैं बेहतर बनना चाहता हूं। तीन, स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन। जब आप देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सुबह पढ़ता है तो मुझे भी सुबह पढ़ना चाहिए। वीओ ये बुक फॉलो करता है तो मुझे भी वही बुक पढ़नी चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, आप दूसरों की स्ट्रेटेजीज की पैचवर्क कर रहे होते हैं। चार, इमोशनल रोलर कोस्टर। एक दिन आप फील करते हैं मैं अच्छा कर रहा हूं, अगले दिन कोई बेटर रिजल्ट पोस्ट करता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिंग है। अब सॉल्यूशन क्या है? पहली बात, रैडिकल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए कि आप कंपीट नहीं कर रहे पीयर्स के साथ, आप कंपीट कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। जेईई की कट ऑफ, यूपीएससी का क्वालिफाइंग मार्क्स, सीएटी का परसेंटाइल, ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है कि आपका फ्रेंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, चाहे आपका कोई फ्रेंड क्लियर हो या ना हो। और अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सकते तो आप क्लियर नहीं होंगे, चाहे आपके सारे फ्रेंड्स फेल हो। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन डाइट। जिस तरह आप कंट्रोल करते हैं कि आप क्या खाते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, उसी तरह कंट्रोल कीजिए कि आप क्या कंज्यूम करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। म्यूट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां लोग कॉन्स्टेंटली अपडेट्स दे रहे हैं। अनफॉलो कीजिए सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आपको इनएडिक्वेट फील कराते हैं। लिमिट कीजिए अपना एक्सपोजर टू अदर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। आपको राइट है अपने साइकोलॉजिकल स्पेस को प्रोटेक्ट करने का। तीसरी बात, इंटरनल बेंचमार्किंग। हर हफ्ते असेस कीजिए मैं पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में कितना इंप्रूव हुआ, नॉट मैं दूसरों के कंपैरिजन में कहां हूं। एक जर्नल मेंटेन कीजिए। लास्ट वीक मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था घंटे में, दिस वीक मैं 25 कर पा रहा हूं। पिछले महीने मुझे ये टॉपिक समझने में 3 दिन लगे थे, इस महीने सिमिलर टॉपिक मुझे 2 दिन में समझ आ गया। ये प्रोग्रेस ऑब्जेक्टिव है, मेजरेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका है, इसे कोई नहीं छीन सकता। चौथी बात, एम्पैथी। जब भी आपको कंपैरिजन का अर्ज आए, कॉन्शियसली प्रैक्टिस कीजिए एम्पैथी। वो पर्सन जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहा होगा, उसके भी डाउट्स होंगे, फियर्स होंगे। आप सिर्फ उसकी हाईलाइट रील देख रहे हैं। और ऑनेस्टली, अगर वो जेन्युइनली अच्छा कर रहा है तो सेलिब्रेट कीजिए। समवन एल्सेस सक्सेस आपकी फेलियर नहीं है। दुनिया में स्कैरसिटी नहीं है सक्सेस की। मल्टीपल लोग क्लियर हो सकते हैं, किसी और का विन आपकी लॉस नहीं है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्परर और स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने मेडिटेशंस में लिखा है, यू ऑलवेज ओन द ऑप्शन ऑफ हैविंग नो ओपिनियन। थिंग्स यू कांट कंट्रोल रे नॉट आस्किंग टू बी जज्ड बाय यू, लीव देम अलोन। दूसरों की प्रोग्रेस, दूसरों के रिजल्ट्स, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो लीव देम अलोन। फोकस रखिए उस पर जो आपके कंट्रोल में है, आपकी डेली एफर्ट,
आपका फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी। लास्ट पॉइंट, और ये शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव है। जब आप कंपैरिजन बंद करते हैं तो आयरॉनिकली आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी सारी एनर्जी एक डायरेक्शन में जा रही है, आपकी इंप्रूवमेंट। पहले वो एनर्जी स्कैटर हो रही थी, कुछ कंपैरिजन में, कुछ एंग्जाइटी में, कुछ सेल्फ डाउट में। मैंने पर्सनली ये देखा है, जो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया डिटॉक्स करते हैं प्रिपरेशन के लास्ट 3 महीनों में, उनका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेटर होता है। नॉट क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बल्कि क्योंकि साइकोलॉजिकल नॉइज कम हो गई है। तो समरी में, कंपैरिजन एक ट्रैप है जो देखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली डेवास्टेटिंग है। ये आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, आपका फोकस स्कैटर करता है, और आपकी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट बना देता है। आपको शिफ्ट करना होगा फ्रॉम मैं दूसरों से बेटर हूं टू मैं अपने यस्टरडे से बेटर हूं। फ्रॉम उस पर्सन ने क्या अचीव किया टू मैंने आज क्या अचीव किया। ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होगा। कंपैरिजन का अर्ज आएगा, ये नेचुरल है, लेकिन हर बार जब अर्ज आए, कॉन्शियसली रिडायरेक्ट कीजिए अपना अटेंशन। उसने क्या किया कि बजे मैं क्या कर सकता हूं आज। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन आपकी हो गई है, नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, नॉट रिएक्टिव टू अदर्स, जस्ट योर्स, प्योर, फोकस्ड, इंटेंशनल। और जब ऐसा होगा, तब आप एक्सपीरियंस करेंगे रियल फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, फ्रीडम फ्रॉम फीलिंग इनएडिक्वेट, फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल रोलर कोस्टर। क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्जाम आपका है, ये जर्नी आपकी है, और कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता। न आपका फ्रेंड, न कोई टॉपर, कोई नहीं। तो ओनरशिप लीजिए अपनी जर्नी की, अपनी पेस की, अपनी स्ट्रैटेजी की। और जो लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों को देखने में, आप उस टाइम में आगे बढ़ते रहिए अपनी पाथ पर, साइलेंटली, स्टेडिली, रिलेंटलेसली। चैप्टर 7, सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2, व्हाई योर ब्रेन फेल्स अंडर प्रेशर। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो डैनियल कानेमैन और आमोस टिवर्स्की ने किया था। और ये एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल है कि आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने फंडामेंटली बदल दिया हमारी अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। उन्होंने लोगों से पूछा, एक बैट और एक बॉल की टोटल कॉस्ट है 110 रुपए। बैट बॉल से 100 रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव है। बॉल की कॉस्ट कितनी है? अब मैं आपसे भी पूछता हूं, आपके दिमाग में पहला आंसर क्या आया? 10 रुपए? अगर हां, तो आप उन 90% लोगों में हैं जिन्होंने ये गलत आंसर दिया। करेक्ट आंसर है 5 रुपए। क्योंकि अगर बॉल 5 रुपए की है और बैट 100 रुपए ज्यादा है, तो बैट 105 रुपए की हुई, टोटल 110 रुपए। अब सवाल ये नहीं है कि आपने गलत किया या सही। सवाल ये है, क्यों आपके दिमाग में पहले 10 रुपए आया। और यहीं से शुरू होती है डैनियल कानमन की रेवोल्यूशनरी थ्योरी, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। आपके ब्रेन में दो थिंकिंग सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। सिस्टम 1 जो फास्ट है, ऑटोमेटिक है, इंट्यूटिव है, एफर्टलेस है। और सिस्टम 2 जो स्लो है, डेलिब्रेट है, एनालिटिकल है, एफर्टफुल है। जब मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा, आपके सिस्टम 1 ने इमीडिएटली कैलकुलेट किया, एक 110 माइनस 100 इक्वल्स 10। ये कैलकुलेशन इंस्टेंट था, एफर्टलेस था। लेकिन ये गलत था, क्योंकि सिस्टम 1 शॉर्टकट्स लेता है। वो क्विकली पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और जंप कर जाता है कंक्लूजन्स पर। सिस्टम 2 अगर आप एक्टिवेट करते तो वो केयरफुली सोचता, अगर बॉल x है तो बैट x प्लस 100 है, तो x प्लस x प्लस 100 इक्वल्स 110। मतलब 2x इक्वल्स 10, मतलब x इक्वल्स 5। ये प्रोसेस स्लो था, एफर्टफुल था, लेकिन ये एक्यूरेट था। अब यहां क्रिटिकल इंसाइट, सिस्टम 1 हमेशा ऑन है,
सिस्टम 2 को हमें कॉन्शियसली एक्टिवेट करना पड़ता है, और सिस्टम 2 एक्टिवेशन रिक्वायर्स मेंटल एनर्जी। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन प्रिफर करता है सिस्टम 1 को यूज करना। ये इवोल्यूशनरी सेंस बनाता है। हमारे एंसेस्टर्स को क्विक डिसीजंस लेने पड़ते थे सर्वाइवल के लिए। वो झाड़ी हिल रही है, शेर है या हवा, इस क्वेश्चन पर एनालिटिकल थिंकिंग करने का टाइम नहीं था। सिस्टम 1 इमीडिएटली रिएक्ट करता, डेंजर, भाग जाओ। अगर वो गलत भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो राइट हुआ और आपने रिएक्ट नहीं किया तो आप डेड हैं। तो हमारा ब्रेन वायर्ड है क्विक इंट्यूटिव रिस्पॉन्सेस के लिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्वाइवल सिचुएशंस नहीं है, ये कॉग्निटिव चैलेंजेस हैं जिन्हें केयरफुल एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। और यहीं पर प्रॉब्लम आती है। एग्जाम हॉल में क्या होता है, आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सिस्टम 1 इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ये तो मैंने पहले सॉल्व किया है, आंसर है ये, और आप लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। एक वर्ड बदला हुआ था, एक कंडीशन एक्स्ट्रा थी। सिस्टम 1 ने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, लेकिन डिटेल्स मिस हो गए। या फिर एक क्वेश्चन देखते हैं जो अनफेमिलियर लगता है। सिस्टम 1 पैनिक ट्रिगर करता है, मुझे ये नहीं आता, ये तो बहुत हार्ड है, और आप इमीडिएटली स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम 2 एक्टिवेट करते और केयरफुली पढ़ते तो रियलाइज होता कि एक्चुअली वो क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही एप्लीकेशन था, बस थोड़े डिफरेंट वे में प्रेजेंटेड था। टाइम प्रेशर क्या करता है, वो सिस्टम 1 को और डोमिनेंट बना देता है। जब आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है फास्ट थिंकिंग मोड में। और फास्ट थिंकिंग मोड में एरर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ड्रामेटिकली। मैं एक स्टूडेंट की केस बताता हूँ। वो आईआईटी जी की तैयारी कर रहा था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कॉन्सेप्ट्स बेहद क्लियर थे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस टेस्ट से कम था। हमने जब एनालाइज किया तो पता चला वो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर रहा था, ऐसी मिस्टेक्स जो वो नॉर्मली कभी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम प्रेशर और स्टेक्स की वजह से उसका सिस्टम 1 डोमिनेंस में आ जाता था। वो क्वेश्चंस को क्विकली स्कैन करता, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता और आंसर मार्क कर देता। सिस्टम 2 जो वेरीफाई करता, चेक करता, धीरे से सोचता, वो बैकग्राउंड में चला जाता था। हमने क्या किया? हमने उसे ट्रेन किया कॉन्शियसली सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए, इवन अंडर टाइम प्रेशर। कैसे? बाय क्रिएटिंग डिलिबरेट पॉजेस। स्ट्रैटेजी ये थी, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 3 डीप ब्रेथ्स लेना। इन दोज 3 ब्रेथ्स सिस्टम 2 को अपॉर्चुनिटी मिलती थी एक्टिवेट होने की। और फिर एक क्विक चेक, क्या मैंने क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ा? क्या मेरा आंसर एक्चुअली क्वेश्चन का एड्रेस कर रहा है? क्या कोई ऑब्वियस एरर है? इनिशियली उसे लगा, यार ये तो टाइम वेस्ट है। लेकिन जब उसने इसे प्रैक्टिस किया मॉक टेस्ट्स में, तो पाया कि उसकी एक्यूरेसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। और इंटरेस्टिंग बात, ओवरऑल टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो टाइम पहले गलत आंसर्स को करेक्ट करने में जाता था, या जो मार्क्स गलत आंसर्स की वजह से लूज होते थे, वो अब सेव हो रहा था। केनेमन की रिसर्च में एक और फैसिनेटिंग इंसाइट है, कॉग्निटिव ईज। जब कोई टास्क इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, फेमिलियर लगता है, तो हमारा सिस्टम 1 डोमिनेट करता है। और जब कोई टास्क डिफिकल्ट लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, अनफेमिलियर लगता है, तो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। अब इसका इम्प्लीकेशन समझिए प्रिपरेशन में। जब आप वही टॉपिक्स रिपीटेडली रिवाइज करते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आप कॉग्निटिव ईज में ऑपरेट कर रहे होते हैं। सिस्टम 1 चल रहा है, आपको लग रहा है हाँ मुझे सब पता है, लेकिन एक्चुअली आप डीप लर्निंग नहीं कर रहे, आप सरफेस लेवल पर रिकॉग्निशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप नया टॉपिक टैकल करते हैं या डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
तब आपको डिस्कंफर्ट फील होता है। वो डिस्कंफर्ट एक्चुअली सिस्टम 2 एक्टिवेशन का सिग्नल है। वहां एक्चुअल लर्निंग हो रही है, वहां न्यू न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं। यही रीजन है कि कंफर्टेबल प्रिपरेशन से रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि कंफर्टेबल प्रिपरेशन मींस सिस्टम 1 डोमिनेंट है, और सिस्टम 1 में आप जो ऑलरेडी जानते हैं वो रीइंफोर्स हो रहा है, लेकिन जो नहीं जानते वो डेवलप नहीं हो रहा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप कैसे इंश्योर करें कि एग्जाम हॉल में आपका सिस्टम 2 एक्टिव रहे? पहला, प्री डिसाइड रूल्स, यानी एग्जाम से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप कैसे अप्रोच करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, एक बार समझने के लिए, दूसरी बार वेरीफाई करने के लिए। ये रूल प्री डिसाइडेड है, तो एग्जाम में आपको थिंक नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम 2 ऑटोमेटिकली इस रूल को फॉलो करेगा। दूसरा, मेटा कॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व भी करें। मैं किस मोड में हूं? क्या मैं रिएक्टिवली आंसर कर रहा हूं या थॉटफुली? मुझे याद है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions. आइंस्टाइन क्या कह रहे थे? वीओ कह रहे थे कि सिस्टम 2 थिंकिंग, डेलिब्रेट, केयरफुल एनालिसिस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्विक आंसर से। तीसरा, एनर्जी मैनेजमेंट। सिस्टम 2 को एनर्जी चाहिए, मेंटल एनर्जी। तो अगर आप फिजिकली एग्जॉस्टेड है, स्लीप डिप्राइव्ड है, न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड है, तो आपका सिस्टम 2 जदेरो काम नहीं करेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है। एग्जाम से पहले वाली रात प्रॉपर स्लीप लेना, एग्जाम के दिन प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटीज है सिस्टम 2 फंक्शनिंग के लिए। च्याओ था, प्रैक्टिस अंडर प्रेशर। आपका सिस्टम 2 तभी एग्जाम में काम करेगा जब आपने उसे ट्रेन किया हो प्रेशर सिचुएशंस में। तो मॉक टेस्ट्स देना, टाइम्ड प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है, ये आपके सिस्टम 2 को ट्रेन कर रहा है कि प्रेशर में भी वो डोमिनेंट रहे। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर, जिन्होंने कानमन के साथ काम किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, नज, यानी सटल प्रॉम्प्ट्स जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं विदाउट आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को रिस्ट्रिक्ट किए। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने लिए नजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर के कॉर्नर में एक स्मॉल नोट लिख दें, स्लो डाउन या रीड ट्वाइस। ये नज आपके सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। अब मैं एक और डायमेंशन ऐड करता हूं, इमोशंस। जब आप इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, एंग्शियस, एक्साइटेड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, तो आपका सिस्टम 1 और भी डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि इमोशन सिस्टम 1 का डोमेन है। सिस्टम 2 जो रैशनल और काम है, वो इमोशनल स्टेट्स में सप्रेस हो जाता है। ये मैसिव इम्प्लीकेशन रखता है एग्जाम साइकोलॉजी में। जब आप एग्जाम हॉल में नर्वस हैं, एंग्शियस हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम 1 कंट्रोल में आ जाता है, और सिस्टम 1 प्रेशर में बैड डिसीजंस लेता है। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, इतना क्रिटिकल है। ये सिर्फ अच्छा फील करने के बारे में नहीं है, ये आपके कॉग्निटिव फंक्शनिंग के बारे में है। काम इमोशनल स्टेट मीन्स सिस्टम 2 को ऑपरेट करने की स्पेस मिलती है। मार्कस ऑरेलियस, जो स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। ये एग्जैक्टली वही बात है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि एग्जाम पेपर कैसा आएगा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका माइंड किस सिस्टम में ऑपरेट करेगा। लास्ट इनसाइट इस चैप्टर की, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों वैल्यूएबल हैं। सिस्टम 1 को विलन मत बनाइए, वो आपको हेल्प करता है क्विक पैटर्न रिकॉग्निशन में, इंट्यूशन में, क्रिएटिविटी में। लेकिन जब स्टेक्स हाई हो, जब एक्यूरेसी क्रिटिकल हो, तब आपको कॉन्शियसली सिस्टम 2 को लीड लेने देना पड़ेगा। ये एक डांस है
दोनों सिस्टम्स के बीच। और जो एस्पिरेंट्स सक्सेसफुल होते हैं वो होते हैं जिन्होंने सीख लिया होता है कि कब कौन सा सिस्टम यूज करना है। इजी क्वेश्चंस में सिस्टम वन ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, एम्बिग्यूअस सिचुएशंस में, हाई स्टेक्स डिसीजंस में सिस्टम टू को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये स्किल है जो डेवलप होती है। इनिशियली आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। मुझे स्लो डाउन करना है, मुझे केयरफुली सोचना है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपकी न्यू डिफॉल्ट बन जाती है। आपका सिस्टम टू ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रहने लगता है जब जरूरत हो। तो समरी में आपके ब्रेन में दो थिंकिंग मोड्स हैं। डिफॉल्ट मोड सिस्टम वन, फास्ट लेकिन एरर प्रोन। एक्टिवेटेड मोड सिस्टम टू, स्लो लेकिन एक्यूरेट। एग्जाम सक्सेस डिपेंड करती है इस बात पर कि आप सिस्टम टू को कितनी इफेक्टिवली एक्टिवेट कर पाते हैं अंडर प्रेशर। और ये ट्रेनेबल है, डेवलपेबल है, मास्टरेबल है। अगली बार जब आप प्रैक्टिस करें या एग्जाम दें, ऑब्जर्व कीजिए कौन सा सिस्टम चल रहा है और कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए मुझे अभी कौन सा सिस्टम चाहिए। ये अवेयरनेस ही आपको कंट्रोल देगी अपनी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर।